नमस्कार सभी को। आज का हमारा जो पाठ है, पाठ नंबर 2, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी प्रस्तावना इस प्रकार है। संस्कृत भाषा से उत्पन्न हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश व्यवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना गया है और अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अपहठ से हिंदी की उत्पत्ति मानी गई है। यानी आधुनिक काल से ही इन भाषाओं का प्रचलन चलता आ रहा है। हिंदी भाषा के साहित्य के हिंदी के विकास के क्रम से स्पष्ट किया गया है, जिसमें पहला है संस्कृत, वैदिक और लौकिक, जिसका काल बताया गया 1500 से 500 ईसा पूर्व। पाली है इसमें एक, जिसका काल बताया गया है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत भाषा है जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी है। अपभ्रंश भाषा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और हमारी अंतिम भाषा है हिंदी भाषा, जिसमें 1000 ईस्वी जो अब तक का जो चलता आ रहा है उसके बारे में बताया गया। तो ये जो है ये संस्कृत से प्रारंभ करते हुए पाली, अपभ्रंश, प्राकृत और अवहट से होते हुए अंततः हिंदी अनुमानतः 1000 ईस्वी में साहित्य की भाषा के रूप में उदित हुई है। बाद में खड़ी बोली के रूप में विकसित होकर अपने मानक और प्रतिष्ठित रूप में वर्तमान हिंदी भाषा के रूप में प्रचलित हुई है। आज भी यही कारण है कि हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। आदिकाल से लेकर वर्तमान तक हिंदी को अपने पड़ावों से गुजरना पड़ रहा है। यानी अलग अलग पड़ाव जो है आदिकाल से चलते आ रहे हैं और आज भी उनको उस पड़ाव से सामना करना पड़ रहा है। समय और परिस्थिति के साथ साथ साहित्य के विषय में भी बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं हमें इसमें। यही कारण है कि हमारे साहित्य के इतिहासों ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भाग कौन से हैं? काल विशेष में रचे हुए साहित्य और परिस्थिति को आधार बनाकर किया गया वर्गीकरण। हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप से प्रदान करता है अध्ययन में जो बहुत ही लचीला और सुगम बताया गया है, वह है हमारा हिंदी का साहित्य। हिंदी साहित्य में इसका जो इतिहास है वो बहुत ही प्रचलित इतिहास है। उसका परिचय जो है वो विभिन्न उद्देश्यों द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। अधिगम के उद्देश्य कुछ इस प्रकार है, जिसमें आप हिंदी की उत्पत्ति से विषय के बारे में यहाँ जानोगे, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित तथ्यों के बारे में आप बता सकोगे, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा के क्रमिक विकास को आप स्पष्ट कर सकोगे, हिंदी साहित्य के इतिहास पर विस्तार से चर्चा भी कर सकोगे, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के विषय में स्पष्टीकरण दे सकेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन 3 कालों में जुड़ी हुई प्रवृत्तियों की व्याख्या भी आप इसमें कर सकेंगे। मध्यकाल के विभाजन को व्यवस्थित रूप से जो क्रम है वो जो चल रहा है उसको भी आप बता सकते हैं। कालों के वर्गीकरण के आधार को स्पष्ट करोगे आप इसके अंदर। साहित्य की विभिन्न रचनाओं को उनके काल और विषय के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। विभिन्न कालों से जुड़े रचनाकार और उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे हम इसमें। प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन को स्पष्ट कर सकेंगे। विभिन्न रचनाओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर हम काल क्रम के अनुसार वर्गीकृत भी कर सकेंगे। तो पहला है हमारा हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में मैं कुछ इस प्रकार बताना चाहती हूँ, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा के विकास का अब तक का जो सबसे बड़ा अध्ययन किया गया है उसके बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, पुरानी भाषाओं में से एक है, जिसका प्रारंभ जो है भाषा शब्द से ही प्रयोग किया गया। हिंदी भाषा के अर्थ में किया गया है। तुलसीदास जी ने भी मानस में भाषा शब्द का ही प्रयोग किया है। हिंदी शब्द की बात करें तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से उत्पन्न हुआ है। फारसी भाषा का ये शब्द है। जब ईरानियों का भारत में आगमन हुआ, जब ईरानी भारत में आए थे तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों ने उन्होंने सिंध नाम दे दिया। सिंधु नदी के आसपास का जितना भी एरिया था उसको उन्होंने किसका नाम दे दिया? सिंध नाम। और ईरानी भाषा के प्रभाव से सा को हा और धा को दा कहने के कारण सिंध से हिंद हो गया।
पहले उसे सिंध कहा जाता था, फिर उससे क्या बन गया, वो हिंद बन गया। बाद में हिंद से हिंदी बना, जिसका अर्थ होता है, हिंद का अर्थ है, इस प्रकार हिंद का अर्थ के आधार पर हिंदी की भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। हिंदी भारोपीय, भारत व यूरोप के आसपास भाषा परिवार की शतम शाखा की भाषा है। ज्ञातव्य की ध्वनि के आधार पर सभी भाषाओं को दो वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग कौन सा है, शतम, और दूसरा वर्ग है किंतुम। भारत में सामान्यतः आर्य भाषा परिवार उत्तर भारत में और द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। दो परिवार हैं, पहला है आर्य भाषा परिवार और दूसरा है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। भारतीय आर्य भाषा है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, जिसमें भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत सम्मिलित हुआ है, और इस भाषा को भारतीय उपशाखा भी कहा गया है। इसमें से अधिकतर भाषाएं संस्कृत से जन्मी है। भारतीय भाषाओं में संस्कृत एवं वैदिक संस्कृत प्रमुख है। संस्कृत का सबसे पुराना रूप वैदिक संस्कृत वेदों में से मिलता है। भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। तो पहला वर्गीकरण इस प्रकार है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस समय जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, अर्थात वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, दो संस्कृत के बारे में बताया गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का। इनका प्रचलन बहुत ज्यादा था। वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद की रचना हुई है। इसमें अर्थवेद, पुराण, उपनिषद आदि लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ऋग्वेद जो सबसे पुराना प्रचलित वेद कहा जाता है ऋग्वेद, उसमें अर्थवेद पुराणों को भी सम्मिलित किया गया है। 500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व, इसमें मगधी व देश भाषा कही जाने वाली पाली भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। बुद्ध के उपदेश भी पाली में मिलते हैं। जो बुद्ध ने अपने उपदेश जितने भी दिए हैं, वो कौन सी भाषा में दिए हैं, पाली भाषा में दिए हैं। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का काल सामान्य बोलचाल की भाषा में है। प्राकृत का है, भगवान महावीर के उपदेश और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। जो भगवान महावीर ने जितने भी उपदेश दिए हैं, और जो जैनी है, वो साहित्य में जितने भी हैं, वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी अपभ्रंश का काल माना गया है। प्रारंभिक साहित्य की रचना इसी भाषा में हुई है। प्रारंभिक साहित्य की रचना भी इसी भाषा में हुई है। और 900 से 1100 ईस्वी में अवहट भाषा का प्रयोग मिला। इसे अपभ्रंश का भी परिवर्तित रूप माना जा सकता है, और माना गया है, माना जा सकता है नहीं, माना गया है, क्योंकि यहाँ पर साफ और स्पष्ट भाषा में बता रहे हैं कि अपभ्रंश का जो परिवर्तन है, वो बहुत ही परिवर्तित जो है, बहुत ही फैले हुए रूप में। इस प्रकार हिंदी साहित्य का जो विकास है, उसका क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, प्राचीन, प्रारंभिक, पुरानी हिंदी में है। जितनी भी पुरानी हिंदी है, उसके अंदर इनको सम्मिलित किया गया। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो काल है, उसमें आधुनिक काल और आधुनिक काल हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली रचनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो 3 भाग कौन से हैं? पहला है हमारा प्राचीन हिंदी, दूसरा है हमारा मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा है हमारा आधुनिक हिंदी। 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच रटे गए साहित्य को प्राचीन हिंदी के अंतर्गत लिया गया। ये काल था जब अपभ्रंश का अवहट का प्रारंभ अभी भी हिंदी भाषा का शेष रहा है। 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी के काल को मध्यकालीन हिंदी के अंतर्गत लिया गया। इस युग में ब्रज भाषा सबसे ज्यादा रही है, और अवधि का साहित्य में उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का भी इसमें प्रारंभिक विकास हुआ है। 1850 ईस्वी तक खड़ी बोली को संरक्षण मिलना शुरू हो गया था। ब्रज भाषा और अवधी भाषा, ये 2 भाषाएं जो बताई गई हैं, उसमें जितने भी साहित्य में इनका स्थान है, जो धीरे धीरे क्या हो गया, ये खड़ी बोली ने प्रतिष्ठित होने लग गया। इन 2 भाषाओं का, कौन सी 2 भाषाएं हैं? ब्रज भाषा और अवधी भाषा। 19वीं शताब्दी तक कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, और गद्य के लिए खड़ी बोली का। परंतु 20वीं सदी तक आते आते गद्य और कविता दोनों ही साहित्य भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। यानी गद्य में होती है हमारी कहानियां, और पद्य में होती है हमारी कविताएं।
आदिकाल या वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को जब वर्गीकृत किया गया तो सबसे पहले आदिकाल की चर्चा की गई। सबसे जो पहले बात की जा रही है तो वो किसकी की जा रही है? आदिकाल की। ये हिंदी साहित्य का पहला काल है आदिकाल। इसमें क्या हुआ है? इसमें अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे पहले बोल सकते हैं मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है इस काल को? आदिकाल या वीर गाथा काल का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा इस काल को? संधि काल एवं चारण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है इसे आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा कही गई है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी गई है। आदिकाल की प्रवृत्तियां। आदिकाल पर विचार करने से पूर्व आदिकाल की प्रवृत्तियों पर विचार कर लेना आवश्यक जान पड़ता है। ये वह कथन है, वह समय था जब आक्रमण और युद्ध का बाहुबल्य था। बाहुमूल्य का मतलब क्या होता है? ऐसे समय में जो भी लोग जो थे वो क्षत्रिय और सैनिकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग ले। उन्हें बोला जाता था युद्ध में जो भी युद्ध हो उसमें वो हिस्सा ले और जोश से ले। जगनिक कवि द्वारा रचित वीर रस का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। वो इस प्रकार है। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु सो लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। उपयुक्त पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? उपयुक्त पंक्तियों में कवि पशुओं का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि क्षत्रिय सैनिकों की अधिकतम आयु 18 वर्ष मानी गई है। अभिप्राय यह है कि क्षत्रिय धर्म युद्ध में वीरता दिखाकर वीर गति को प्राप्त हो जा गए हैं। क्या हुआ है? उन्होंने अपनी वीरता दिखाई और वह किसको प्राप्त हो गए? इस वीर गति में वीर गति को प्राप्त हो गए। यदि क्षत्रिय 18 वर्ष तक होने तक वीर गति को प्राप्त ना होते तो ऐसे क्षत्रिय का जो ज्ञान था, वो जो ज्ञान जी रहा है वो जीना भी क्या कहला रहा था? व्यर्थ है, एक तरह से बेकार है। राजाओं के परस्पर संघर्ष से समाज में अराजकता और विरोध विद्रोह का वातावरण उत्पन्न हुआ है। विदेशी आक्रमणकारी जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। विदेशी क्या कर रहे हैं? आक्रमण जितने भी हो रहे हैं उन पर हर समय कोई ना कोई अत्याचार कर रही है। राष्ट्रीयता का संकुचित रूप आदिकाल की एक अन्य विशेषता रही है। प्रजा की दुर्गति का कारण शासन ही नहीं, सामाजिक कुरीतियां भी बनती जा रही है। जाति व्यवस्था अपने चरम पर भी सामाजिक कुरीतियों के चलते प्रजा बेहाल हो गई है। युद्ध, अंधविश्वास और महामारियों का प्रकोप भी प्रजा पर क्या हो रहा है? आजकल बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में अधिकतर कवि क्या कर रहे हैं? जो दरबारी थे, राजाओं की अक्षयदाताओं की प्रशंसा में लगे हुए हैं। से राजाओं को प्रसन्न करना था उनका, बस एक ही मकसद था। और वो क्या मकसद था? कि राजाओं को प्रसन्न करना है हमें। कैसे प्रसन्न करना है? युद्ध से। युद्धों का सजीव वर्णन भी इसमें दिखाया गया। इसके बदले उन्हें राजा से पुरस्कार भी प्राप्त होते थे। यानी अगर वो अच्छा कार्य करेंगे युद्ध में तो क्या होगा? उनको उपहार मिलेंगे, उससे उन्हें दिया जाता था। आचार्य शुक्ल ने लिखा है इस तरह के काव्य में कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना बनती जा रही है। ऐतिहासिक पात्रों में कल्पना के समावेश में इन ग्रंथों की ऐतिहासिक और प्रामाणिकता संदिग्ध है। यानी इसमें ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता के बारे में बताया गया है। अगला है हमारा इसका वर्गीकरण। आदिकाल साहित्य की रचनाओं का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध कवियों ने लोक भाषा में जो रचनाएं लिखी हैं वे कौन सी है? सिद्ध साहित्य। जितनी भी ब्रजयान शाखा के प्रचार में लिखी गई है वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत लिखी गई है। राहुल साकृत्यान ने 84 सिद्धों का उल्लेख किया, जिनमें से सहरपा, शब्रपा, लुइपा, कड़प्पा आदि जो थे ये प्रमुख सिद्ध हुए। अगला है हमारा जैन साहित्य। जैन कवियों की रचनाओं में अगर हम बात करें तो अहिंसा और त्याग और करुणा पर विशेष बल दिया है। इन्होंने हमेशा से बोला है जैन साहित्य में अहिंसा को त्याग दो और करुणा पर विशेष बल दो। इन कवियों ने अपनी रचनाएं आचार, रास, चरित्र आदि शैलियों में लिखी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय
ताल देकर रास का गायन करती हैं। अतः जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया है। यानी ये क्या करते हैं जैन मंदिरों में, अगर आप देखो तो रास का गायन बहुत ज्यादा होता है। इसको इन्होंने लोकप्रिय बनाते बनाते रास ग्रंथ का नाम दे दिया। परंतु ध्यान रहे कि रास ग्रंथ रासो साहित्य से भिन्न है। देवसेन कृत शावकाचार मुनि जिन विजय का भारतेश्वर बाहुबली रास, आसगु कवि की चंद्रबाला रास आदि सिद्ध साहित्य की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। अगला है हमारा नाथ साहित्य। राहुल साकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना। सिद्ध मत्स्य जो नाथ थे उन्होंने अपने शिष्य गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना है। गोरखनाथ हठ योग का उपदेश दिया था। हा से सूर्य व ठा से चंद्रमा का अर्थ लेते हुए उन्होंने इन दोनों की योग को हठ योग की संज्ञा दी है। हा यानी सूर्य, ठा यानी चंद्रमा, और इन दोनों को मिलाने से क्या बताया उन्होंने, हठ योग की संज्ञा उसको दी है। नाथ साहित्य की अन्य कवियों में चौरंगीनाथ, गोपीचंद, भरथरी इतिहास प्रसिद्ध है। इन कवियों ने इनके बारे में बताया है। अगला हमारा साहित्य है रासो साहित्य। जैन साहित्य में प्रचलित धार्मिक दृष्टि के प्राधान्य वाले ग्रंथों से भिन्न रासो साहित्य में वीर गाथा परक विशिष्ट दिखाई दी है। इन कवियों में अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा बहुत खुलकर की गई है। ये कवि प्राय राजाओं पर आश्रित होते थे, इसी कारण वे अपने आश्रय दादा के वैभव को, अपने सामर्थ्य को बढ़ा चढ़ा कर भी इसमें बताया गया है। इसी कारण इनके ग्रंथों में ऐतिहासिक ग्रंथ जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। वीर रस प्रधान जो है वो रासो काव्य परंपरा में प्रमुख ग्रंथ है। पहला है हमारा पिसल देव रासो, दूसरा है हमारा परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो आदि। ये चार जो नाम बताए गए हैं ये काव्य परंपरा के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला है हमारा लौकिक साहित्य। जिन कवियों ने स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं उन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लौकिक साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। ढोला मारूरा दुहा, जयशंकर प्रसाद और जयमंक जस चंद्रिका। अगला है हमारा गद्य साहित्य। काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना के कुछ साहित्य जो है इस प्रकार बताए गए हैं। इनमें गद्य साहित्य की श्रेणी में माना गया है। इस संदर्भ में रचनाएं हैं राउलवेल, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण और वर्ण रत्नाकार। अगला है हमारा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा चरण है और इस काल में आक्रांताओं के आक्रमण और राजाओं के परस्पर युद्ध से त्रस्त जनता भक्ति में आश्रय ढूंढ रही है। वो भक्ति में लीन होने के लिए क्या ढूंढ रही है, आश्रय ढूंढ रही है, एक सहारा ढूंढ रही है। इसकी समय सीमा बताई गई है 1350 से 1650 ईस्वी मानी गई है। मध्यकाल को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। भक्तिकालीन काव्य भारतीय संस्कृति की मनमोहक झांकी प्रस्तुत करता है जिसमें लोक जीवन से लेकर समाज, संस्कृति, योग, अध्यात्मक एवं जीवन से जुड़े लगभग सभी पक्षों को बड़े यत्न से उभारा गया है। भक्तिकालीन साहित्य में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में उतना ही प्रासंगिक लगता है जितना उस समय था। ये रचा गया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का एक कथन मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ जो इस प्रकार है। जिस युग में कबीर जायसी सुर, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली, उसे साहित्य के इतिहास में भी सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। यानी जो तुलसीदास से लेकर जितने भी सुप्रसिद्ध कवि हैं उनकी जो दिव्य भक्ति है वो ऐसे कोने कोने में फैली हुई है जो भक्ति युग में क्या हो गई है, लीन हो गई। निश्चय ये हिंदी साहित्य का सर्वयुग है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का सर्वयुग माना जाता है
भक्ति काल की प्रमुख 4 धाराएं हैं। पहली धारा है ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा, तीसरी है राम भक्ति शाखा और चौथी है कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा यानी ज्ञान के रास्ते पे, प्रेम यानी प्रेम करना, राम यानी राम भक्ति और कृष्ण यानी कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया। ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति शाखा में शामिल किया गया है, वही राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को सगुण भक्ति में शामिल किया गया है। तो दो चीजें अलग अलग बताई है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी जो है वो हमारी निर्गुण में आएगा, निर्गुण में, और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति किसमें आएगा, सगुण भक्ति में। पहला है हमारा ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान को महत्व दिया गया है और ज्ञान का प्रकाश गुरु के मध्य से फैलाया जा सकता है। इस कारण ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान के साथ साथ गुरु के महत्व पर भी क्या दिया गया है, बल दिया गया। गुरु की शिक्षा, गुरु को ही एक ऊंचा दर्जा दिया गया। हिंदी संत काव्य का आधार निर्गुण ब्रह्मा को माना गया है। संत मत को प्रचार कर श्रेय भी रामानंद को जाता है। भक्तमाला के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, कबीर भी उनमें से एक है। जितने भी रामानंद के टाइम पर आए हैं भक्ति काल में, उनमें से रामानंद जो थे वो 12 शिष्यों में से कबीर जो थे उनके उनमें से एक हैं। ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषता है। समाज में प्रचलित कुरीतियों पर ज्ञान मार्गी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से करारा व्यंग्य किया। उदाहरण के लिए, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर इस पंक्ति के माध्यम से मूर्ति पूजा पर कुठारघात करते हुए कहते हैं कि इन कवियों की रचनाओं के आधार पर ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताओं को निम्न रूप से सूचीबद्ध किया गया है। हम कहते हैं कि पत्थर पूजने से क्या मिले, हरि तो मैं पूजू पहाड़। कबीर इस पंक्तियों में मूर्ति पूजा पर कुठारघात करते हुए बता रहे हैं। ज्ञान के मध्य से ईश प्राप्ति पर बल दिया गया। गुरु के महत्व की महिमा के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा आडंबरों का विरोध किया गया है। इसके अंतर्गत जाति प्रथा पर विरोध किया गया है। छुआछूत की जो भावना है उस पर विरोध किया गया है। धार्मिक कर्म कांड जो है उस पर, जो आय विश्वास रखते हैं उस पर विरोध किया गया। रहस्यवाद की प्रधानता के बारे में बताया गया और समाज सुधार का लक्ष्य क्या है। अधिकतर संत कवि अनपढ़ थे। अधिकतर संत कवि पहले क्या थे, अनपढ़ थे। उनको अपनी अनुभूतियों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। ज्ञान मार्गी शाखा के कुछ प्रमुख कबीर हैं कबीरदास, रेदास, गुरु नानक देव, सुंदरदास, दादू दयाल इतिहास। प्रेम मार्गी शाखा को प्रेमन्याक शाखा, प्रेमाशयी शाखा व सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। यह भी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के अंतर्गत आती है। जैसा कि राम से स्पष्ट है, प्रेम मार्गी शाखा का आधार प्रेम है। प्रेम मार्गी कवियों में मुल्ला दाऊद, कुतुबन मंजन व जायसी इसमें प्रमुख हैं। विशिष्ट, सूफी कवियों ने अपने ग्रंथों में कथात्मक तथ्यों को प्रमुखता दी है। जितने भी सूफी कवि हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में कथा को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी है। इसका कथा विवरण इस प्रकार है, स्वाभाविकता से परे है और इसमें अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन को प्रधानता मिली। अतिशयोक्ति जो इसका आधार बनाया गया है। इस श्रृंगार पर प्रधान रचनाओं में प्रेम तत्व प्रमुख है। प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रेम की प्रधानता, विरह की मार्मिक प्रस्तुति, अलौकिक प्रेम की व्यंजना, धार्मिक उदारता को प्रक्षय और प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया गया। मसनवी शैली का प्रयोग किया गया। आत्मा को नर और परमात्मा को नारी मानकर रचना की गई है। गुरु की प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया। लौकिक प्रेम कथाओं का विषय रूप में भी प्रस्तुत किया गया। सूफी कवियों ने अपने भारतीय प्रेम कथाओं का आधार बनाकर रचनाएं की है। इन रचनाओं में आत्मा को नर और परमात्मा को नारी के रूप में प्रतिबद्ध किया गया है। धार्मिक कट्टरता के मुक्त में रचनाएं तत्कालीन कवियों की धार्मिक उदारता और समन्वय के परिचालक है। मसनवी शैली में रचित इनके ग्रंथों में गुरु का महत्व सबसे
ऊंचा बताया गया है। गुरु को एक ऊंचा पद दिया गया है। उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। इसमें गुरु की जो श्रेष्ठता है, गुरु को एक ऊंचा पद मिला है और गुरु की विशेषता के बारे में बताया गया है कि गुरु का जो पद है उस पर जो है उसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। अगला है हमारा राम भक्ति शाखा। भक्ति काल की सगुण धारा के राम के उपासक कवियों को राम भक्ति शाखा में समाहित किया गया। इन कवियों ने श्री राम को उपास्य मानकर अपनी रचनाओं का आकार दिया। अपनी रचनाओं में इन्होंने श्री राम की भक्ति को आधार बनाकर भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया। इन्होंने राम भक्ति में राम की भक्ति की रट लगी हुई है, राम भक्ति पर बहुत जोर दिया है। आज भी अगर आप देखते हो तो हमारे श्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी अभी अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन किया है, उसमें राम मंदिर की प्रतिमा को जो रखा गया है उसमें भी यही बताया गया है। और राम की जो लीला है उनका गुणगान जो आज भी इतना चलता आ रहा है पहले से अब तक, तो ये भक्ति काल में ही प्रसिद्ध है। रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, नरहिस दास आदि राम भक्ति के प्रमुख कवियों की श्रेणी में आते हैं। लोक कल्याण की भावना पर इन्होंने बल दिया है। श्री राम और उनके जीवन प्रसंगों के माध्यम से आदर्श की स्थापना की गई है। प्रेम और श्रद्धा का समन्वय बताया गया है। इन्होंने प्रेम और श्रद्धा पर ज्यादा बल दिया है। प्रकृति के विविध रूपों का मनोहारी चित्रण किया है और विरोधों का सामंजस्य, उदारवादी दृष्टिकोण दिया है। दास्य भाव की भक्ति पर जोर दिया है। गुरु महिमा का गुणगान किया है इसमें। राम भक्ति शाखा के कवियों की रचनाएं हैं आम जनमानस के मंगल की भावना से ओतप्रोत है। सगुण राम की भक्ति करते हुए कवि गुरु की महिमा का में महत्व प्रतिपादित करती हैं। इन रचनाओं में समन्वय की भावना प्रमुखता से दिखलाई गई है। प्रकृति का सजीव चित्रण इनके काव्यों की एक प्रमुख विशेषता है। इनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों में से एक है, एक आदर्श स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। श्री राम को अपना स्वामी मानते हुए ये सेवक भाव से भक्ति करते हैं। सेवक सेविये भाव बिनु भवना तरिये उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धार्थ विचारी। यानी इसमें राम की भक्ति पर ज्यादा जोर देकर यही बोला गया है कि राम नाम की जो रट लगी है वो हर तरह से आगे बढ़ती जा रही है। अगला है हमारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में सगुण भक्ति की शाखा को ही धारा को कवियों ने अपने काव्य के केंद्र में श्री कृष्ण को स्थान दिया है। श्री कृष्ण के बाल रूप का अनूठा चित्रण भक्ति शाखा को आदित्य स्वरूप माना गया। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किति बेर मोही दूध पियत भई, ये अजू है छोटी। तो श्री कृष्ण जी अपनी मैया यशोदा से बोलते हैं कि मैया तू तो मेरे को हमेशा बोलती है कि दूध पी और तेरी बलराम भैया की तरह चोटी बढ़ जाएगी, पर मैं तो दूध भी पी रहा हूँ फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ी है। कितनी बार मेरे को कितनी बेरी मोही दूध पियत अजू है छोटी, और अभी भी मैं कितनी बार दूध का सेवन कर रहा हूँ फिर भी मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही। ये शिकायत कौन कर रहे हैं? कृष्ण भगवान अपनी मैया यशोदा से कर रहे हैं। उनके जीवन के विविध पक्षों को अपने काव्य के माध्यम से उभारने में कृष्ण भक्त कवियों को पूरी सफलता मिली है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास आदि का नाम सम्मिलित है। श्री कृष्ण को आराध्य मानकर रचना की गई है। श्री कृष्ण की लीलाओं को सुंदर वर्णन किया गया है। वात्सल्य रस का अद्भुत परिपाक है इसके अंदर। गेय पदों की प्रधानता है। सख्य भाव की भक्ति के बारे में बताया गया। लोक जीवन से जुड़ी हुई रचनाएं इसके अंदर है। भक्ति का स्वरूप प्रेममय और प्रकृति चित्रण भी इसके अंदर किया गया।
कृष्ण भक्ति में काव्य में भाव तत्व की प्रबलता के कारण लगभग सभी रसों का समन्वय दिखाई पड़ता है। प्रकृति का अत्यंत मुग्धकारी रूप इन रचनाओं में देखने को मिलता है। एक उदाहरण देखिए, बिनु गोपाल बेरी ने भई कुंजे, तब ये लता लगाती अति शीतल, सब भई विषम ज्वाला की पूंजे, वृथा बहती जमुना खग पोलत, वृथा कमल फूले आली गूंजे। कृष्ण कि उनकी लीलाओं के बारे में काव्य में इसमें इसकी चर्चा की गई है और इन्होंने बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें उनकी रास लीलाओं के बारे में बताया गया है। उन्होंने ये बताया है कि सभी पद का बेजोड़ नमूना इसमें दिखाया गया है। इन पदों में ज्ञात का तत्व है, क्योंकि ये कवि भजन के रूप में इन पदों को गाते हुए प्रेम में डूबी भक्ति का ऐसा अद्भुत चित्रण इसके अंदर दिखाया गया है। अगला है हमारा पूर्व मध्य काल या रीतिकाल। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल है। रीतिकाल की समय सीमा बताई गई है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल में रचे गए श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना के कारण मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा गया है। मिश्र बंधु ने इसे किसका नाम दिया? अलंकृत काल का। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया। रीति से परंपरा का अर्थ समझाना आसान हो गया। रीति काव्य का संबंध है काव्य शास्त्रीय परंपरा और नियमों से। रीति का अर्थ होता है परंपराएं जो चलती आ रही हैं, जो नियम बंधे हुए हैं वो चलते आ रहे हैं। रीतिकालीन काव्यों को 3 कालों में बांटा गया। पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा है रीति मुक्त काव्य, तीसरा है रीति सिद्ध काव्य। पहला है हमारा रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य में उन कवियों एवं रचनाओं को सम्मिलित किया गया है जिनमें संस्कृत भाषा के काव्य शास्त्रीय कवियों के आधार पर हिंदी लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। हिंदी लक्षण ग्रंथों की रीतिबद्ध काव्य में रचना की गई है। कवियों ने आचार्य में काव्य की रचना जो की गई है उनके अंग भी इसके अंतर्गत बताए गए हैं। रीतिबद्ध कवियों ने रचना के नाम पर कुछ नया नहीं किया, वरना उनके स्थापित सिद्धांतों का अनुवाद मात्र यही कारण है, जिनके मौलिकता और नवीनता का पूर्ण अनुभव है। केशव दास चिंतामणि, मतीराम देव, पदाकार आदि रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवि कहलाए हैं। रीतिबद्ध कवि केवल कवि ना होकर दरबारी भी हैं। ये कवि दरबार में रहकर रचनाएं करते थे। जो रीतिबद्ध कवि हैं ये लोग क्या थे? ये पहले जितने भी बताए गए हैं इसके अंदर हिंदी साहित्य में, तो ये दरबारों में रहकर रचनाएं लिखते थे, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? रीतिबद्ध। इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था, जिसके लिए उन्होंने दरबारी परिस्थितियों के अनुकूल श्रृंगारिक ग्रंथों की रचना की। यहाँ तक कि कृष्ण भक्ति के नाम पर भी इन्होंने शुद्ध श्रृंगारिक काव्य लिखे हैं। भिखारीदास लिखते हैं, आगे की कवि रीजिए तो कविताई, ना तो राधिका कनाही सुमिरनो बहानों में। नख से लेकर शिख तक के सौंदर्य का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इसमें नायक और नायिका का वर्णन करा गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर उदाहरण देखते हुए इन्होंने आम जनता तक हमें पहुंचाया है और इस दृष्टि से इनका बारे में बताया गया है। अगला है हमारा रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य धारा में से कवियों को स्थान दिया गया जिसमें रीति काल में होने के बावजूद किसी बंदी बंधाई परिपाटी पर रचनाएं न लिखकर स्वतंत्र रचनाएं लिखी गई। इनके काव्य में निजी अनुभवों को स्थान दिया गया। अधिकांश रीति मुक्त कवियों ने स्वयं प्रेम किया और अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को अपने काव्य में प्रस्तुत किया। इसका कारण प्रेम वर्णन स्वाभाविक बन पड़ा है। उदाहरण इस प्रकार है, अति सुदोष ने को मार्ग है, जहां नेकू सयानपन बाक नहीं, तहां साचे चले तजी अपुन को झिझके कपटी ते निसाक नहीं, घर आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरे आक नहीं, तुम कौन थो पाटी पटे, ओ लला लेहु पे
देहु छटांक नहीं। इसमें ये जो घनानंद है, घनानंद के प्रेम वर्णन में आडंबर और हीनता का वर्णन किया गया, और इन्होंने ये बताया इनमें जो प्रेम के बारे में विरह को विरह को जितना भी उसमें झेलना पड़ा उसके बारे में बताया। ये रीति मुग्ध कवियों में घनानंद जो ठाकुर है, आलम व बोधा, इसमें विशेष तरह से उल्लेखनीय। अगला है हमारा रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत उन कवियों को लिया गया है जिन्होंने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों व काव्यांगों की अच्छी समझ होने पर भी उदाहरण, लक्षण और नाम उनका इतना रचनाओं पे महत्व दिया। इन कवियों ने लक्षण उदाहरण की पद्धति पर काव्य रचना तो नहीं थी, परंतु काव्य रचना करते समय काव्यांगियों पर ध्यान करते हुए रचना करने का मोह भी त्याग नहीं पाए। बिहारी और सेनापति प्रमुख रीति सिद्ध कवि हैं इसके अंतर्गत। बिहारी की रचना बिहारी सतसई के दोहों को तो नावक के तीर की संज्ञा दी गई है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गम। तो सतसैया के दोहरे क्या है, देखने में तो छोटे लगते हैं, परंतु जब वो प्रहार करते हैं तो क्या है, घाव बहुत गंभीर दे देते हैं। रीति काल के कुछ इस प्रकार है विशिष्ट। रीति निपुण की प्रवृत्ति है, आत्म प्रदर्शन की भावना है, दरबारी काव्य के बारे में बताया गया है, रीति ग्रंथों की रचना की गई है, श्रृंगारिक रचनाओं की बहुलता के बारे में बताया गया है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, नायक नायिका का भेद किया गया है, काव्य शास्त्रीय अंगों का सरल निरूपण किया गया है, नक्षिक वर्णन किया गया है, और प्रेम की स्वानुभूति पूर्ण व्यंजना पर भी बताया गया है। प्रकृति वर्णन पे जोर दिया गया। रीतिकाल कवियों ने एक और जहां पांडित्य प्रदर्शन की भावना दिखलाई पड़ी है, वहीं दूसरी ओर काव्य रचना का मोह भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। रीतिबद्ध कवियों ने जहां लक्षण उदाहरण ग्रंथों की रचना के द्वारा आत्म प्रदर्शन की भावना को संतुष्टि प्रदान की है, वही रीति सिद्ध कवियों ने पांडित्य दर्शन के नाम पर भी आत्म संतुष्टि के लिए बहुत ही गहरा काम किया है। क्योंकि वो क्या करते थे, उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो एक अपनी आत्म संतुष्टि के बारे में बताया गया है। रीति मुक्त कवियों ने अपने कवियों को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने अनुभूतियों को अपने काव्य में प्रमुखता से प्रस्तुत किया है और बहुत ही स्वाभाविक व मनमोहक है। घनानंद के प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति वास्तव में अनूठी है। प्रेम का ऐसा शुद्ध और निश्चय रूप अन्यंत्र दुर्लभ। और एक उदाहरण इस प्रकार दिखाया गया है। अगला यहाँ पर इन्होंने बताया, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत, जो जो निहारिये त्यो इन आकिनी वानी अनोखी अघानिये, कहू नहीं आनी तिरोनिये। रीति कवि ने प्रकृति वर्णन भी सिद्धांत हस्त दिया है और सेनापतियों के काव्य में वसंत ऋतु का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। लाल लाल टेसु फूली रहे हैं बिलास संग, श्याम संग श्याम रंग मई मानो मसी में मिलाए हैं, जहां मधुकाज आई बैठे मधुकर पुंज, मलय पवन उपवन बन धाये है, सेनापति माधव महीना में पलास तरु, देखू
देखी देखी बहु कविता के मन आए हैं, आधे अनसुलगी सुलगी भरे, आधे मानो बिरही दहन काम कवेला परचाए है। रीति कवि प्रमुख दरबारी कवि हैं, इसी कारण सभी रीति कवियों में काव्य रचना के पीछे राजाओं को प्रभावित करने का मंतव्य छिपा हुआ है। यही कारण है कि रीति काव्य में श्रृंगारिकता का बोलबाला है। श्रृंगारिक वर्णन राजाओं को की विलासी प्रवृत्ति को संतुष्ट करने की दृष्टि से दिया गया। इस वर्णन में नायक नायिका भेद व नक्षिक वर्णन की परंपरा भी इन कवियों में दिखाई गई है। अंग प्रत्यंग के सौंदर्य की होड़ में भी कहीं कहीं ये सभ्यता की सीमा से आगे चला है, परंतु ये भी सत्य है कि विशिष्ट विशेषताओं को युक्त माना गया और साहित्य अत्यंत दुर्लभ है। हिंदी साहित्य की विभिन्न धाराओं पर विचार करने से हमें पता चला कि हिंदी साहित्य न केवल आनंद का जरिया है, बल्कि ये साहित्य के माध्यम से हमें समाज में प्रचलित विचारों, रूढ़ियों एवं विभिन्न सांस्कृतिक का भी संस्कृतियों का भी क्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। साहित्य के अध्ययन और उसमें हमारे गौरवमयी इतिहास से प्रचलित कराता है। वह तो साहित्य की एक नई दृष्टि की और भी हमें क्या है, लेके जा रहा है। अगला है हमारा पुनरावलोकन संक्षिप्त बिंदु। हिंदी साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति भाषा फारसी भाषा से हुई है। ईरानियों ने सिंधु नदी के आसपास के स्थान को सिंध कहा, जो भाषाई प्रभाव के कारण हिंद हो गया। हिंदी की भाषा हिंद कहलाई और हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और प्राचीन प्रारंभिक पुरानी भाषाओं से किया गया है। इसमें अभी जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है वही चीजें दोबारा यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। भारतीय आर्य भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार की भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली रचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली भाषा मैंने बताई थी प्राचीन, दूसरी है हिंदी मध्यकालीन हिंदी, तीसरी आधुनिक हिंदी। 19वीं शताब्दी तक कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और गद्य के खड़ी बोली का, परंतु 20वीं सदी तक आते आते गद्य और साहित्य कविता दोनों ही साहित्य भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? पहला, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, आदिकाल और वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल और गद्य काल। आदिकाल को प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, संधि काल एवं चारण काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल में लिखे हुए साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है: सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, अलौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। ये 6 खंडों में इसको विभाजित किया गया। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया। भक्ति काल का विभाजन निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति की ओर लेके गया है। निगुण भक्ति में ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा और सगुण में कौन कौन सी शाखा थी? राम और कृष्ण की भक्ति पर बात की गई है। रीतिकालीन काव्य को अलंकृत काल और श्रृंगार काल को भी बताया गया। रीतिकालीन काव्य को 3 काल में बांटा गया। पहला काल कौन सा? रीतिबद्ध काव्य, दूसरा है रीति मुक्त काव्य, तीसरा है रीति सिद्ध काव्य। ये 3 काल में रीतिकालीन काव्य को विभाजित किया गया। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन, पुरानी हिंदी से हुआ है। हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। जब ईरानियों का भारत में आगमन हुआ तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने सिंध नाम दे दिया। ईरानी भाषा के प्रभाव से सा को हा और धा को दा कहने के कारण सिंध से हिंद हो गया और बाद में हिंद से हिंदी बना, जिसका अर्थ क्या है? हिंद का अर्थ है हिंद। हिंद की भाषा हिंदी माना गया। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 काल में विभाजित किया गया। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व थी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व थी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से जो अब तक चल रही है।
हिंदी का विकास अपभ्रंश के शोर सेनी, मगधी और अर्ध मागधी रूप से माना जाता है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली रचनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है प्राचीन हिंदी, दूसरी है मध्यकालीन हिंदी और तीसरी कौन सी हिंदी अभी मैंने बताई थी? आधुनिक हिंदी। वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल, संधि काल और चारण काल, इसके बारे में अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, आपको इसके बारे में बताया था। विदेशी व्यापारियों का आगमन, देशी रियासतों का पतन, असत्य सत्य, इनके बारे में भी आपको इसमें बताया गया है। पूर्व मध्यकाल, इनको 2 भागों में बांटा गया है। ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में बताया गया है, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में बताया गया। इसमें श्रृंगार रस के बारे में बताया गया है। जिस रस में श्रृंगार के बारे में, जो जैसा कि अभी कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अपनी मैया यशोदा से उन्होंने शिकायत करी थी, उनकी माँ उन्हें कहती है दूध पी तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो श्री कृष्ण जो है अपनी माँ से क्या कर रहे हैं? मैया यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि कब बढ़ेगी मेरी चोटी। अगला है हमारा पार्ट 3, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रस्तावना इस प्रकार है, साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि जिस तरह समाज में बदलाव होते दिख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी के साहित्य में बदलाव होते हमें दिख रहे हैं। समय विशेष में प्रचलित काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य को अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है। बहुत से साहित्यकारों ने हिंदी भाषा के साहित्य को लेखन में अहम योगदान दिया है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम प्रमुख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदी साहित्य व इतिहास का लिखा हुआ मूल रूप से ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में दिया है। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला आदिकाल और वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, तीसरा है हमारा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल और चौथा है हमारा आधुनिक काल गद्य काल। शुक्ल जी के इस काल विभाजन को अन्य लेखकों ने आधार बनाकर काल विभाजन और काल के नामकरण में अपना योगदान दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा फ्रेंच विद्वान ग्रासा द त्रासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेत्योरे इंद्रोई इंद्रुस्तानी से उपयुक्त है। इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर नगेंद्र आदि द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ भी इसमें उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य की विभिन्न धाराओं पर विचार करते हुए हमें पता चलता है कि साहित्य न केवल आनंद का जरिया है, ये साहित्य के माध्यम से हमें समाज में प्रचलित विचारों, रूढ़ियों, विभिन्न संस्कृतियों का भी ज्ञान देता है। साहित्य का अध्ययन एक और हमें हमारे गौरवमय इतिहास से प्रचलित कराता है, परिचित कराता है, तो वही हिंदी साहित्य की एक नई दृष्टि की और कोण की ओर भी हमें उसकी ओर लेके जाता है। हमने पिछले पार्ट में हमने आदिकाल से रीतिकाल काव्य का अध्ययन कर चुके हैं और प्रस्तुत पार्ट में आधुनिक काल के विभिन्न चरणों को प्रस्तुत किया गया है। अधिगम के उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। पहला, आप क्या कर सकेंगे? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विभाजन को स्पष्ट कर सकेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे। आधुनिक काल से जुड़ी प्रवृत्तियों की व्याख्या कर सकेंगे। आधुनिक काल के क्रमानुसार वर्गीकरण को स्पष्ट कर सकेंगे। साहित्य की विभिन्न रचनाओं को उनके काल और विषय के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। आधुनिक काल से जुड़े हुए रचनाकार और उनकी रचनाओं पर चर्चा कर सकेंगे।
प्रवृत्तियों के आधार पर आधुनिक काल के विभाजन को स्पष्ट कर सकेंगे। विभिन्न रचनाओं को उनकी विशेषताओं के क्रम पर वर्गीकृत कर सके। पहला है हमारा आधुनिक युग या गद्य का। आधुनिक युग का समय 1850 ईस्वी से प्रारंभ होता है। यह वह समय था जब विदेशी व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से धीरे धीरे अपने जड़ें जमाने के लिए प्रयासरत थे। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जनभाषा के महत्व को समझा और हिंदी गद्य का सहारा लिया। यही कारण है कि आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता गद्य की प्रधानता रही है। इस युग में गद्य की लगभग सभी विधाओं के बारे में उन्होंने रचनाओं पर ध्यान दिया। तत्कालिक अध्ययन रचनाओं में भारत की दुर्दशा के साथ साथ देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना पर भी इन्होंने जोर दिया है। जागरण गीतों, देशभक्ति के सोए भाव जगाने के लिए साहित्य ने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचनाएं लिखे। खड़ी बोली गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी विशेष योगदान रहा है और खड़ी बोली के परिष्कार में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम भी उल्लेखनीय है। आधुनिक युग का प्रवृत्ति और कालानुरूप विभाजन इस प्रकार से है। इसमें पहला है हमारा भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद, चौथा है प्रगतिवाद, पांचवा है प्रयोगवाद, छठा है नई कविता और सातवां है हमारा समकालीन कविता। पहला है भारतेंदु युग जो कि 1850 से 1900। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। इस युग में नए पुराने का विरोध बना रहा। रीतिकाल के विषयों से पूरी मोत्याग होने पर कभी कसर बाकी रही। वही खड़ी बोली के साहित्य में भी प्रयोग में एक चुनौती सामने आ रही। इस कारण प्रारंभिक रचनाएं काव्य की ओर जो जोर दिया गया उसके आधार पर तुकबंदी सी बनी हुई है। विषयों की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों को विशेष स्थान दिया गया है। विदेशी शासन के अत्याचार से उसे वहां से हटा दिया गया है और देशी राजाओं को उन्होंने उस किनारे लगा दिया। ऐसी स्थिति में जनता में जागृति लाने का प्रयास साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं से भारत की सोई हुई जनता को हमारे देश के गौरवशाली अतीत का स्मरण कराया है और जनता में उपजे असंतोष को संगठित कर आक्रमणकारियों को के विरुद्ध एकजुट होने पर उन्होंने क्या, तो तुम्हें क्या करना है, उसका सामना करना है। इसमें ये मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से बताया गया है जिसमें आत्म भावना, आत्मसम्मान की भावना के बारे में बताया गया, राष्ट्रीयता की भावना का उदय बताया गया, कुरीतियों का विरोध बताया गया, खड़ी बोली का विकास बताया गया, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दूरदर्शा के प्रति आक्रोश बताया गया, विदेशी शोषण और अन्याय का विरोध भी इसके अंतर्गत बताया गया है, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग्यपूर्ण रचनाओं के बारे में भी बताया गया। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमाघन, राधाचरण गोस्वामी एवं राधा कृष्ण दास प्रमुख हैं। भारतेंदु युग के साहित्यकार जो कि मैंने अभी नाम बताए हैं ये इसके अंदर प्रमुख हैं। अगला है हमारा द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। द्विवेदी जी का मत है कि कवियों का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए। रीतिकालीन कवियों के त्याग को नव कवियों में रचना की प्रेरणा देते हुए श्री द्विवेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने बताया कि खड़ी बोली में जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो साहित्य के प्रेरित करा है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इस दिशा पर हमें क्या करा है, इस दिशा पर जोर दिया और इस दिशा में निकलने का बढ़ावा दिया। काव्य भाषा में सुधार लाने की दृष्टि से उन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य खड़ी बोली कविताओं को नए विषयों, नए शैलियों के लिए उन्मुक्त कराना था। भाषा को अव्यवस्थित बनाने के लिए भी इन्होंने इस पर जोर दिया है। इसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। सामाजिक सुधार की भावना, खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, भाषा के परिजानने का प्रयास
और नवीन विषयों पर इन्होंने बल दिया है, देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना के बल दिया है, भारत की गौरवशाली संस्कृति का गुणगान किया है, उपेक्षित नारी पत्रों पर भी इन्होंने रचना की। बाकी का हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे और अभी हमारी क्लास एंड हो गई है।